हम्म। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं जनता संवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीराम मौर्य जी जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ हैं रजनीकांत वशिष्ठ जी जो वरिष्ठ नमस्कार। संपादक रह चुके हैं। और हमारे साथ हैं एपी सिंह सर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, ये मुद्दा है बंगाल का। जिस तरह से चर्चा बनी हुई है कि बंगाल में ईडी की रेड थी और ममता बनर्जी पुलिस अधिकारियों के साथ स्वयं मौके पे जाके कुछ उन्होंने वहां से सामान उठाया, जो बताया जा रहा है कि उसपे जिस विषय के लिए ईडी वहां पे रेड कर रही थी उससे जुड़े कुछ सबूत भी हो सकते हैं। और इस मामले में लगातार कोर्ट में अपील दोनों पक्षों से डाली गई है, उस पर सुनवाई हो रही है। अब सबसे पहले मैं एपी सिंह सर की यहाँ पे राय जानना चाहूंगा। सर, आप क्योंकि स्वयं वकील हैं, कानूनी पहलू से किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, वो कुछ सबूत नहीं थे, वो सारे सबूत थे। आप सोचिए, चुनावी वर्ष हो और पश्चिम बंगाल की जो भूरेखा है कितनी लंबी लंबी, मतलब उसकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल जो उसकी है लंबाई बहुत ज्यादा है। और ऐसे में 10 मिनट के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनके पूरे कार्यक्रम पूरे दिन नहीं कई हफ्ते तक के लगे होने चाहिए थे चुनावी वर्ष में, और उद्घाटन और कार्यक्रम सब कुछ, तो ऐसे में 10 मिनट के अंदर दीदी जी पहुंच गई जायसवाल के घर, उसके जैन के घर पे, ऑफिस आईपैक के ऑफिस। समझ सकते हैं आप कितनी गंभीरता थी। पूरे चुनाव की फंडिंग की व्यवस्था थी उस फाइल में, कहां से कहां कहां, किस बेसमेंट में कितने कितने रुपए कहां कहां इकट्ठे हैं और वो किस किस को दिए जाने हैं। उस फाइल में ये भी चिट्ठा जरूर होगा, मुझे लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई कर रही है और ईडी भी आई, माननीय बहन हमारी ममता दीदी भी आई। अब घोटाले नहीं है, हैं। 10 मिनट में पहुंचना डाउट क्रिएट करता है, एक बात। अब ईडी की जो रेड हुई उसका समय गलत। अगर चुनाव के समय ईडी रेड करेगी तो फिर निष्पक्ष, निर्भीक, निडर चुनाव की क्या रह जाएगा। आप जैसे मुख्यमंत्री बने उसके साथ लग लीजिए, ईडी लगा दो। एक अधिकारी ईडी का रहना चाहिए, आई एग्री। मुख्यमंत्री बने, शपथ ले, एक सीबीआई का अधिकारी रहना चाहिए, एक इनकम टैक्स का अधिकारी रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं बदलाव आना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार शुरू हो ना हो। अब चुनावी वर्ष में अगर किसी के घर खंगाले जाएंगे तो प्रश्न चिन्ह बनता है विपक्ष को। मजबूरी है उनको बोलना, मजबूरी में बोलेंगे। वो क्या करें, मरता क्या नहीं करता, फिर कुछ तो करेगा। अब ममता दीदी का वहां पर फाइल लेके भागना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। उनके ऑफिस पे नहीं थी रेड, उनके घर पे नहीं रेड थी, विधानसभा में नहीं थी। फिर वो कागज लेके एक फर्म, अब बताया जा रहा है कि ये जैन की फर्म जो है उन्हीं की समझो थी, पार्टनरशिप या क्या कह सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कहना उचित नहीं है। डॉक्यूमेंट्री चीजें आएंगी, कानूनी चीजें आएंगी, कानूनी बातें आएंगी। तो ये जो चीजें हैं वो चुनाव से पहले अगर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई होगी तो क्रिएट होगा डाउट। पूरे साल होती रहे तो लगेगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है। होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बाध्यताएं हैं। चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तब भी रुपए पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े चट्टे पकड़े जाते हैं। अब कहने को आपको लग जाएगा सबको कंट्रोवर्सी हो गई। हमारे दिल्ली में तो माननीय न्यायाधीश का पूरा कमरा घरों नोटों से भरा मिल, हाँ, बहुत तरक्की कर गया है। तो कमरा, अब पहले ब्रीफ केस में रहते थे, अलमारी में रहते थे। सुखराम जी के समय थोड़ा सा बेड नोटों का मिला था भरा हुआ। अब तो कमरे के कमरे, गोदाम के गोदाम, चट्टे के चट्टे, पता नहीं क्या सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कहाँ क्या होता है। लेकिन जो समय था वो उचित नहीं था। कार्रवाई ठीक थी, वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए जिससे कि निष्पक्ष, निर्भीक, निडर और हर गरीब, पार्टी गरीब भी है, पार्टियां अमीर भी होती हैं। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है। लोकतंत्र में तो हमारे ठीक है, पंडित जवाहरलाल लोकतंत्र नेहरू में जी सब। प्रथम प्रधानमंत्री कहा, जरूरी
जी, लोकतंत्र में होता है, सबको मजबूत अधिकार विपक्ष है, होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सही बात कही। मैं यहाँ पे एपी सिंह सर ने अपनी बात रखी, मैं वशिष्ठ जी के पास आना चाहूंगा। वशिष्ठ जी, जी आपने सुना, लेकिन अभी एपी सिंह सर ने जो भी बताया उसमें से फिर वो थोड़ा सा विरोधाभास वाली एक स्थिति आ जा रही है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है। वो ऐसा नहीं है कि एपी सिंह सर ने बोला है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि जिस तरह से सबूत उठाए गए तो ऐसा लगता है कि उसमें सबूत भी है। फंडिंग का डाटा भी हो सकता है, सर ने भी कहा कि कहाँ पैसा है कहाँ नहीं, उसका डाटा भी हो सकता है। लेकिन चुनाव के टाइम पे रेड हुई है, उससे जो सरकार है उसकी नीयत पे भी एक शक आता है कि चुनाव के टाइम पे ही क्यों हुई है। तो क्या आप सोचते हैं कि अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, तो क्या चुनाव है या नहीं है ये देख के कार्रवाई की जाएगी, या फिर कार्रवाई अपने तरीके से चलती रहनी चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार के दूसरे जो कार्यक्रम होते हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? देखिए धीरज जी, मुझे तो ये लगता है कि चुनाव जो है वो आधुनिक जमाने की एक जंग ही है। जंग पहले हथियारों से, तीर तलवारों से, भालों से लड़ी जाती थी, फिर बंदूकें आ गई, बारूद आ गया। अब चुनाव में जीतना लोकतंत्र में वो जरूरी है सरकार चलाने के लिए। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जैसे कहा जाता है। अगर ये लोकतांत्रिक चुनाव जो है एक वॉर है तो सब कुछ फेयर है। दूसरी बात ये है, ये बहुत गलत है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की कार्रवाई पर सवाल उठाए, और कार्रवाई पे सवाल ही ना उठाए, वो खुद जो है वो एक मतलब रक्षक बन करके उन दीवार की तरह से जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो खड़ा हो जाए। ये तो मुझे नहीं लगता। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो, राज्य की मुखिया हैं, 15 साल उनको हो गए राज्य में मुख्यमंत्री बने हुए, उनको इस बात का क्या डर है कि वो जो है, अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है वो भी एक निजी संस्था पर, निजी संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और ये मामला कोयला घोटाले का है। ये कोयला घोटाले का मामला आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, सालों से चल रहा है। उसी सिलसिले में अगर 2020 का मान मामला लीजिए, है। जी, उसी सिलसिले में अगर मान लीजिए प्रवर्तन निदेशालय अब किसी निष्कर्ष पर पहुंची, वो इत्तेफाक से चुनाव का समय है, तो आप सरकार पर शंका तो कर सकते हैं। यहीं पर तो थोड़ा सा सवाल है कि वो इत्तेफाक से चुनाव का समय है या वो जानबूझ के चुनाव के समय पे रेड, सारा सवाल तो यही है। ये एक यक्ष प्रश्न है कि चुनाव के समय ही ये सब क्यों हुआ, क्या पहले नहीं हो सकता था? अब सवाल ये है कि टाइमिंग की बात है। देखिए, पर टाइमिंग जो है वो अगर मान लीजिए चुनाव एक वॉर है तो टाइमिंग एक महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ गड़बड़ की आशंका इसलिए लगती है कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे हुए आदरणीय ममता बनर्जी खुद आकर के जो है वो फाइलें उठा के ले जा रही हैं। ये किसी के गले नहीं उतर रहा धीरज जी। ठीक है, चलिए ठीक है, जांच हो मैं रही यहाँ है, पे होने दीजिए। मैं मौर्य जी को डिबेट में लेके आना चाहूंगा। मौर्य जी, आपने सुना किस तरह से, सवाल अभी भी वही है कि क्या वो जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई का तो कोई विरोध नहीं कर रहा, अगर किसी भी मामले में भ्रष्टाचार का कुछ भी है, एंगल है, कार्रवाई होनी है तो कार्रवाई का तो कोई विरोध नहीं कर रहा। लेकिन जो प्रश्न है वो सारा प्रश्न आ जाता है टाइमिंग पे कि इस समय इस तरह की रेड करना क्या सही था। और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर रेड हुई भी है तो मुख्यमंत्री का जाना वहां पे सही है कि नहीं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, जेल तक हुई हैं। सबसे नजदीकी मामला हम देख रहे हैं केजरीवाल का और शिबू सोरेन जी का चल ही रहा है। इस तरह के मामले जहां पे उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई और वो जेल भी गए। शिबू सोरेन जी बाहर है, केजरीवाल जी भी इस वक्त बाहर है, लेकिन पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं। तो इस बार ऐसा क्या अलग था कि ममता बनर्जी को खुद जाके वहां से फाइलें या डॉक्यूमेंट कुछ भी है वो निकाल के आना पड़ा? देखिए धीरज जी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बढ़ावा देने वाले भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में अटल जी के साथ मंत्री रहीं और सारे अच्छे बुरे कार्य ममता जी ने अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के युग में सीखे हैं, और दादागिरी भी उन्हीं के जमाने में सीखी है। भारतीय जनता पार्टी
जहां जहां केंद्र में, राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, वहां वहां पर इन्होंने क्षेत्रीय दलों को पैदा किया। दिल्ली में केजरीवाल जी को पैदा किया, बंगाल में ममता जी को पैदा किया, उत्तर प्रदेश में कांशीराम और मुलायम सिंह जी को पैदा किया। ये सब भारतीय जनता पार्टी की टीम है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है ईडी की, तो ईडी और सीबीआई तो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का तोता है। और चुनाव के दौरान क्यों ऐसी कार्रवाई हो रही है? ये बंगाल में वहां की जनता के साथ छदम है। जनता को दिखाया जा रहा है कि ममता तराई तराई हो रही है। एक राजनीतिक बहुत बड़ा वो ध्रुवीकरण की राजनीति का पार्ट है। ये कोयला तो 2020 से है घोटाला, क्यों नहीं 18, 19 इन्होंने 21 में किया, 22 में किया, 23 में किया, 24 में किया, 26 में चुनावी शुरुआत में क्यों वहां छापेमारी की? तो ये जो हौसला बढ़ा है ममता जी का, ये तो भारतीय जनता पार्टी और संघ ने बढ़ाया है बंगाल के अंदर कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मौर्य जी आपकी बात से इस वक्त जो हालात हैं वो वही है कि प्रश्न सारा घूम फिर के इस रेड की टाइमिंग पे ही आ रहा है। मैं एपी सिंह सर को जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। सर, यहाँ पे अगर रेड की टाइमिंग पे शक भी है, मान लिया कि जानबूझ के रेड कराई गई है, और ये रेड किसी सरकारी ऑफिस में तो थी नहीं, ना उनके कार्यालय पे थी, ना ममता बनर्जी के निवास पे, ना ममता बनर्जी के कार्यालय पे, पार्टी के कार्यालय या निवास पे नहीं थी। ये एक प्राइवेट कंपनी के प्राइवेट ऑफिस पे रेड थी। और अगर वहां से कुछ भी निकलता है तो क्या वो डॉक्यूमेंट लेके जाना वो सही है किसी भी तरह से? नहीं, देखिए, अभी श्री राम मौर्य जी ने भी कहा और उससे पहले हमारे बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही। और आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं ही, सीधी सच्ची बात रख ही रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। ममता दीदी का तेजी से पहुंचना खुद में शक जाहिर करता। अगर ममता दीदी मालदा पहुंचती, अगर ममता दीदी मुर्शिदाबाद पहुंचती, अगर ममता देवी मुर्शिदाबाद के जो स्टेशन पर हिंदू शरणार्थी, कहते हुए मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता, लेकिन वहां बात ऐसी थी, हिंदू शरणार्थी जिनमें दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, अमीर, गरीब, जिनकी फैक्ट्रियां लूट ली गई, घर लूट लिए गए, महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरह से बेटियों के साथ हुआ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए फोर्स किया गया। मुर्शिदाबाद स्टेशन भर गई, मालदा स्टेशन भर गए। हमारे पास भी व्हाट्सएप वीडियो और ये सब भेजे गए। हमने ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखी, सुप्रीम कोर्ट में उठाई बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जागरूक है, निष्पक्ष है, निडर है, निर्भीक है, संविधान का कस्टोडियन है, हमारे देश का रक्षक है। हर गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का व्यक्ति सोचता है कि मेरे अधिकारों के, मूल अधिकारों की रक्षा कोई करने वाला है जो पार्टी, राजनीति, सत्ता, विपक्ष से ऊपर है। तो ये बात रखी गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो चीजें गौर की। उस समय ममता दीदी भी कटघरे में खड़ी हुई कि क्या हुआ, नहीं पहुंच रही थी उनके पास। उन्होंने कहा हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तब तो बड़ा हो गया, बड़ा तो है, मैं मानता हूं, लंबा लंबा क्षेत्र है उसका, उस तरह से नहीं जैसे अन्य राज्यों का भूभाग है, लेकिन उस समय पहुंच जाना और फाइल लेके भागना, अमुक फाइल की पहचान होना, उम्र के इस पड़ाव पे पहुंचाना होना, और फिर उस सीबीआई और ईडी को कहना, जो कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न रहे देश के, और उनके साथ सत्ता में गठबंधन था, सब कुछ था, इसमें कोई शक नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से बात है। लेकिन अब उस पर आरोप लगाना, अगर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स निष्पक्ष थे तो हैं भी, होंगे, सरकारें बनेगी, बिगड़ेंगी, चुनाव होंगे, लोग हारेंगे, जीतेंगे, गठबंधन होंगे, सब कुछ होगा। लोकतंत्र हमारा जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। देख रही, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले हैं देश हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी को हमने पैदा किया, चलाया राजतंत्र से। आज लोग कहने लगे हैं कि राजतंत्र अच्छा था, लोग फिर से दुहाई देने लगे राजतंत्र बढ़िया था, इन सबसे तो अच्छा था। कम से कम राजा ऐसा भर के खजाना अगर रखता तो लोगों को देने के लिए रखता था, लोगों की मुसीबत में देने के लिए रखता था। स्विट्जरलैंड में नहीं जमा करता, विदेशों में नहीं जमा करता था, अपने
उसी में रखता था जो परिधि होती थी उसके राजतंत्र की। तो ये समस्याएं तो हैं निश्चित तौर पर, लेकिन जो समय है वो ममता दीदी के पक्ष में जाता है और जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक भी है, अराजनैतिक भी है। 15 साल आप सरकार में रही, आप ये गिनाइए IIT कॉलेज कितने खुले, आप गिनाइए एम्स कितने खोले, आप गिनाइए एयरपोर्ट कितने खोले, आप गिनाइए आपने रोहिंग्या के लिए क्या किया रोकने के लिए, आप बताइए आपने फेंसिंग कितनी करवाई बॉर्डर पे, आप गिनाइए कि हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए, बच्चों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, उद्योगों को बुलाने के लिए, उनके लिए क्या किया हमने। अगर ये इतनी स्पीड आरजी कर हॉस्पिटल में अगर पहुंच जाती उस बेटी के पास तो शायद वो बेटी जिंदा होती। अगर वही स्पीड और बेटियों की महिलाओं की हत्याएं हुई, कई कई मामले तो मेरे पास ऐसे आते हैं, लोग बताते हैं मुझे, मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर हूं वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, वो कहते हैं साहब हमें बुर्का रखना पड़ता है, बुर्का पहन के महिलाएं सुबह जाती हैं काम पे, फैक्ट्री में पढ़ने लिखने, नौकरी करने, रिश्तेदारी में इलाज कराने, दवा कराने, कि कहीं हम असुरक्षित, अगर बुर्का पहने तो सुरक्षित हैं और अगर नहीं पहने तो असुरक्षित की भावना, ये दुखद है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है, या लोकतांत्रिक है। एक ममता दीदी, एक बेटी, एक महिला बहन को सबसे अधिक भाइयों की चिंता होती है, लेकिन वहां दलितों की भी हत्या होती है, अमीर भी नाराज है, दुखी है, गरीब भी दुखी, तो किसके लिए काम किया फिर आपने? फिर तो आईपैक की कंपनी के द्वारा। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सवाल तो सारा घूम फिर के वही है। आप राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, आर्थिक, अगर हम आर्थिक लेवल देखें उस राज्य का वो भी बहुत खराब है। 15 साल से ममता बनर्जी वहां पर हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पे ध्यान ना देने के बजाय उनका ध्यान गया एक रेड पर। 10 मिनट में वहां पे ना केवल वो खुद पहुंची हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, जो आप बता रहे हो कि बहुत सारे केस है वहां पे, ना कोई अधिकारी पहुंचता था ना ममता बनर्जी पहुंचती थी, मगर उस रेड पे सबूत वहां से उठाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए, ममता बनर्जी खुद पहुंच गई। आगे आपकी भी जानकारी में होगा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगातार इस मामले पे सुनवाई हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, निडर है, निर्भीक है, वो बात अलग है। कभी कभी मीडिया ट्रायल एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल पे कामा लगा देता है, विराम लगा देता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को इफेक्ट कर देता है, वो बात अलग है, हो जाता है। हर व्यक्ति इंसान ही तो है, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई उसके तो है नहीं रिमोट से चलने वाले रोबोट हैं, तो इंसान ही। लेकिन फिर भी हम आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करते हैं कि जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री को, आपने देखा जो सोशल मीडिया और उसके द्वारा पैदा हुए, लेकिन वो ना सोशल मीडिया ने साथ दिया, ना दिल्ली की जनता ने साथ दिया, ना जंतर मंतर ने साथ दिया, ना रामलीला मैदान ने साथ दिया, ना न्यूज चैनल ने साथ दिया। मुख्यमंत्री भी जेल गए, उप मुख्यमंत्री भी जेल गए, गृह मंत्री भी जेल गए, सांसद भी जेल गए और अच्छे लंबे टाइम तक जेल रहे। पीसी रिमांड भी हुए, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, रेड भी हुई, चार्जशीट भी फाइल हुई। कहीं बोला गया जब तक बेल नहीं हुई तब तक कहा गया सुप्रीम कोर्ट भगवा है, सुप्रीम कोर्ट भेदभाव करता है, और जैसे बेल हुई आपको लग रहा है कि गंभीरता के अनुरूप इसमें कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट को लोग अपने हिसाब से यूज कर, उनका काम हो जाए मीठा मीठा गप। ठीक है, मैं वशिष्ठ जी से यही सवाल रखना चाहूंगा। जी, मैं वशिष्ठ जी से यही सवाल रखना चाहूंगा और उसमें एक सवाल और जोड़ूंगा। वशिष्ठ जी, क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? और एक सवाल जो मैं जोड़ रहा हूं वो ये कि अगर एक्शन लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी उसी दायरे में रख के उसके खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी होती है वो शुरू नहीं हो जाएगा, जैसे केंद्र की एजेंसियों के खिलाफ होता है? क्योंकि अभी अगर केंद्र की कोई एजेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी एक्शन ले रही है तो सीधा बोला जाता है कि वो सरकार के तोता बनी हुई है, जैसा अभी हमारे पैनल पे ही बोला गया। तो क्या लगता है आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह का कदम लिया तो क्या उसकी खिलाफत नहीं होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या नहीं लेता,
ये माननीय जजेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पेंडिंग लिटिगेशन के मामले में कुछ भी कहना कि वो, या मतलब एक जैसे मीडिया की राय बनाना सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये तो मैं उचित नहीं समझता। हाँ, ये जरूर है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो पूरी की पूरी कन्फ्रंटेशनलिस्ट रही है। वो मतलब पहले विवाद क्रिएट करती हैं, जैसे विवाद उन्होंने एक समय में जब ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की सरकार थी, तब भी वो लगातार धरना और संघर्ष की राजनीति को बल देती रही और लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब रही कि अब इनके बस का नहीं है, वामपंथियों के बस का नहीं है, अब मैं जो है बंगाल को अच्छे से चला सकती हूँ। और वही उसी नीति पर आज ममता बनर्जी फिर चल रही हैं, चाहे वो मतलब मसला SIR का हो, चाहे वो मसला मनरेगा का हो। मतलब वो केंद्र से लगातार संघर्ष करके बंगाल का जो जनमानस है उसको ये उद्वेलित रखना चाहती हैं कि देखो तुम्हारी असली रक्षक मैं ही हूं। तो वो उन्होंने जो है, क्या इससे पहले आपको याद होगा कि ईडी के अधिकारियों ने जांच के लिए, ईडी के अधिकारी या जो NIA के ऑफिसर्स वहां पहुंचे बंगाल में, उन पे हमले हुए, उनपे हमले हुए। तो मतलब या SIR का मसला हुआ तो लोगों को उन्होंने जो है ये कहा कि बिल्कुल माने इसका विरोध करो। माने जो भी केंद्र सरकार कदम उठा रहा है उसका ममता बनर्जी अपने कारण दे करके, अपने कारण जनरेट करके उसका विरोध कर रही हैं। ये उनकी राजनीति है। और राजनीति ये है कि जो है वो बहुत बड़ी संघर्षशील नेता है, वो शेरनी है और उनको कोई टच नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि वो इस तरह का एक पोस्चरिंग दे करके वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक तरह का मानसिक दबाव बना रही हूं कि देखो अगर हुआ तो बंगाल की जनता ये कर देगी, मैं धरना दे दूंगी, प्रदर्शन कर दूंगी, बवाल हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ, ये अभी AP सिंह भाई साहब ने ये जो एक बात कही कि ममता बनर्जी के इन तीसरे कार्यकाल तक स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि जैसे टाटा वहां सिंगूर में कारखाना लगाना चाहते थे, नहीं लगाने दिया, विरोध कर, और उसी विरोध के चलते वो सत्ता में आई। आपको याद होगा टाटा को फौरन गुजरात ने हाथों हाथ ले लिया, वहां कारखाना खुल गया। आज उसी सिंगूर में केवल वो जो है जैसे घास के टोटे उगते हैं, वहां के लोग बदहाल हैं, बेहाल हैं। अगर कारखाना खुलता तो जो है वो वहां के लोगों को रोजगार मिलता, वहां की स्थिति बेहतर होती, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता। कुल मिलाकर के अब तक के शासनकाल में जहां तक मेरी जानकारी है 2000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंगाल से बाहर हो चुकी है। जबकि एक समय ऐसा था कि कलकत्ता देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बंबई से भी बड़ा। धीरे धीरे पहले तो वामपंथियों के दबाव के चलते, वामपंथियों की टोला वसूली के चलते, फिर बाद में वही वामपंथी कार्यकर्ता ममता बनर्जी की तरफ आ गए, अब उनकी टोला वसूली के चलते तो उद्योग धंधे तो पूरी तरह से चौपट हो गए बंगाल में। ये तो बंगाल और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि जैसे कहा कि ऐसा लगता है जैसे एक तरफा है, एक वर्ग अगर कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, एक वर्ग अगर कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है क्या नहीं देता मैं नहीं कह सकता ममता, लेकिन मैं इतना एक सामान्य नागरिक के तौर पे कह सकता हूं कि ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री के तौर पर जो ये फाइलें छीनने की घटना है, ये किसी भी तरह से जैसे कहते हैं ना जुडिशियस नहीं लगती। ठीक है, मैं मौर्य जी के पास आना चाहूंगा। जी विशिष्ट जी, आपने अपनी बात रखी है, मैं मौर्य जी से लेना चाहूंगा उनका क्या स्टेटमेंट है इस पे। जैसा कि वशिष्ठ जी ने कहा कि ये ममता बनर्जी का ये एक्शन किसी भी तरह से जुडिशियस नहीं लगता, सही नहीं लगता। अब आपसे मेरा ये सवाल ये है कि क्या ये जनता पे इस कदम का क्या असर पड़ने की संभावना है बंगाल में, और चुनाव पे क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि ये घटना भारतीय इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसलिए जो आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है। जी वशिष्ठ जी बात रखिए। इस तरह की कार्रवाई नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ भी हुई, इस तरह की कार्रवाई लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बिहार में हुई, जगन्नाथ मिश्रा जी के खिलाफ हुई, इस तरह की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के भी खिलाफ हुई।
तो बड़े पदों पर रहते हुए इन लोगों ने ऐसा तो नहीं किया कि इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशन कर ले सेंट्रल जी, एजेंसी से। वही सवाल मैं रखना चाहूंगा मौर्य जी से कि पहले भी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, यहाँ तक कि सरकारें भी बर्खास्त हुई हैं, लेकिन किसी ने इस तरह की कोई कदम कभी नहीं उठाया गया था जिस तरह से ये ममता बनर्जी ने कदम उठाया है, क्योंकि उनकी राजनीति ही, जैसा वशिष्ठ जी ने कहा, विरोध की राजनीति रही है, तो उन्होंने विरोध दिखाया यहाँ पर, लेकिन जनता पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, मौर्य जी को क्या लगता है? मौर्य जी आप बताइए। मैं फिर दोहराता हूं कि ममता दीदी के अंदर ये दादागिरी और इतनी हिम्मत कहां से पैदा हो गई कि वो सरकारी कार्य में दखल दे और फाइल लेकर फरार हो जाए। ये हिम्मत भी तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सूबे संघ नागपुर ने दी है उन्हें इतनी हिम्मत। ये एक वहां बंगाल में नूरा कुश्ती है। और बंगाल में एक बात और कहूंगा, 15 सालों में गरीबी और अमीरी की रेखा में दूरी बढ़ी है, इजाफा, गरीबी में इजाफा हुआ है, अमीरी कम हुई है। जैसा कि मेरे बड़े भाई वशिष्ठ जी ने कहा कि वहां उद्योग नहीं लग पाए, अगर वहां बंगाल में उद्योग सही रूप से चलते हुए होते तो बेरोजगारी नहीं बढ़ती। शायद ममता जी उसी गरीबी का कार्ड खेलते हुए इतनी हिम्मत जुटा रही है कि वो ईडी के अधिकारियों से भिड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट में अपने विजय होने के लिए तर्क दे रही है। लेकिन इतना ही नहीं, बंगाल में अपने त्रिकोण विधानसभा होगा, एक तरफ कांग्रेस होगी, एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ ममता जी होंगी। हो सकता है कि इस बार ममता जी को इतना आसान ना हो, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है 15 वर्षों का। 15 वर्षों में जितना वहां दलितों का, पिछड़े वर्गों का, सवर्णों का शोषण हुआ है, इतना शोषण किसी राज्य में नहीं देखने को मिलता। ममता जी ने तो तमाम गरीबी की रेखा की एक बहुत बड़ी दीवार पैदा खड़ी कर दी है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि पैनल में मौजूद सभी लोग इस बात से एक मत हैं कि ये जो ममता बनर्जी द्वारा जो कदम लिया गया है वो गलत था, और आगे सुप्रीम कोर्ट जो भी इस पर अपना निर्णय देगा वो सर्वमान्य होगा। और क्योंकि ये घटना भारतीय इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई है, तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो भी कुछ ऐसा निर्णय दे जो आगे आने वाले भविष्य के लिए ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत जी। चलते चलते धीरज जी एक बात और कहना चाहूंगा जी जी जी। ममता जी वहां तक ले जाना चाहती हैं इस संघर्ष को कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर वो शहीदी दर्जे के साथ में चुनाव लड़े। हो सकता है ये भी हो, इस पहलू पे भी आगे हो सकता है, इस पहलू पे भी आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए समय की थोड़ी बाध्यता है तो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।